So next topic is pointers and string. You can read it by yourself. Next we will study pointers to functions. Pointers to functions अभी तक हमने पढ़ा pointers to array, pointer to elements, pointers to functions. Pointer to functions किस लिए यूज होते हैं वो देखो. They are used in C++ for dynamic binding and event-based application. The concept of pointer to function acts as a base for pointer to members. यानी कि जैसे हमने पढ़ा था पॉइंटर्स टू मेंबर्स के बारे में पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स में, जिसमें हम मेंबर फंक्शन में भी पॉइंटर फंक्शन यूज करते हैं, तो वो उसी का ही कंसेप्ट है ये, उसी का बेस कंसेप्ट, उसका बेस जो है ये पॉइंटर्स टू मेंबर उसका बेस है. So the pointer to function is known as a callback function. We can use this function pointer. Pointer function किस लिए यूज होगा? एक फंक्शन को रेफर करने के लिए. Using function pointer, we can allow a C++ program to select a function dynamically at runtime. यानी कि हम फंक्शन पॉइंटर का किस लिए यूज कर सकते हैं? किसी भी फंक्शन को डायनेमिकली सिलेक्ट करने के लिए. You can also pass a function as an argument to another function. हम एक फंक्शन का एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं. यदि फंक्शन इज पास्ड एज ए पॉइंटर, तो उसमें फंक्शन किस तरह से पास होता है? एज ए पॉइंटर की तरह से. द फंक्शन पॉइंटर्स कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड. C++ आल्सो अलाउज टू कंपेयर टू फंक्शन पॉइंटर्स. तो दो तरह के फंक्शन पॉइंटर उसमें होते हैं. द एक पॉइंटर जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को पॉइंट करता है, और दूसरा जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को पॉइंट करता है. ठीक है, दे आर इनकम्पेटिबल विद ईच अदर. तो इनकम जो फंक्शन पॉइंटर होता है जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को पॉइंट करता है, उसमें एक हिडन आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. ये इन्होंने सिंटैक्स दिया हुआ है. डाटा टाइप फंक्शन नेम और दिस इज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जिसे इन्होंने लिखा हुआ है. नम फंक्शन इज द पॉइंटर. तो पॉइंटर क्या होगा, यानी कि एक फंक्शन को ये पॉइंट करेगा. ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया. दिस इज द रिटर्न टाइप. डिक्लेयरिंग ए पॉइंट ओनली क्रिएट्स ए पॉइंटर, इट डजंट क्रिएट एक्चुअल फंक्शन. ये फंक्शन को क्रिएट नहीं करता है, ये पॉइंटर को ही डिक्लेयर करता है. एग्जाम्पल से देखिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. iostream.h typedef void. typedef हमने यूज किया है कि हम इस पॉइंटर को, ये दिस इज एन एलियास, हम किसी और वर्ड को भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं. टाइपडेफ में हमारे पास यही होता है ना कि हम इसको किसके जगह यूज कर सकते हैं. फन पॉइंटर की जगह हम जो डिक्लेयर करेंगे वो फन पॉइंटर, उसका मीनिंग सेम होगा. तो दिस इज द रिटर्न टाइप. तो पॉइंटर आप क्या यूज कर रहे हो? फन ptr. दीज आर द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंटर है जिस भी फंक्शन को पॉइंट करेगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड ही होना चाहिए, और वो जो आर्ग्यूमेंट लेगा वो दो आर्ग्यूमेंट इसी तरह के ही लेगा. यानी कि एफ यू एन ptr, फन ptr जो आप पॉइंटर यहाँ पे यू डिफाइन कर रहे हो, वो इसी तरह के ही फंक्शन को पॉइंट कर सकता है जो दो आर्ग्यूमेंट इस तरह से ले इंटीजर टाइप के, और जिसका रिटर्न टाइप क्या हो वो. अदरवाइज कोई दूसरा फंक्शन होगा यानी कि जिसके आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होंगे या जिसका रिटर्न टाइप डिफरेंट होगा, तो उसके लिए हम इस पॉइंटर को यूज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐड फंक्शन डिफाइन किया, ये क्या लेगा? इसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. और दो इंटीजर लेगा आई और जे, और क्या करेगा? प्रिंट कराएगा ये फंक्शन आई प्लस जे को. यानी कि स्ट्रिंग पहले होगी आपके पास आई प्लस जे, और उसको उसकी वैल्यू ये प्रिंट करा देगा आपके पास. ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या प्रिंट कराएगा आपके पास? आई माइनस जे की वैल्यू प्रिंट कराएगा. ठीक है, अब देखो हम एफ यू एन पी टी आर जो हमारे पास पॉइंटर था उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? पी टी आर. अब पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है? ऑब्वियसली किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेता है, तो यहाँ पे क्या लेगा? किसी फंक्शन का एड्रेस लेगा. तो किस फंक्शन का एड्रेस ले रहा है? ऐड फंक्शन. तो पॉइंटर ऐड फंक्शन का एड्रेस ले रहा है, तो पॉइंटर ptr 1 2, यानी कि अभी आर्ग्यूमेंट क्या लेगा? 1 और 2. फिर आउटपुट क्या देगा आपके पास? सी आउटपुट. आउटपुट जो भी अब फिर हमारे पास सी आउटपुट
इनकी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जो भी आउटपुट होगा। फिर सब्ट्रैक्ट फंक्शन को ये पॉइंटर कर रहा है, उसके उसमें हमारे पास सब्ट्रैक्ट फंक्शन को ये एड्रेस ले रहा है, तो ptr की वैल्यू क्या है 3 और 6। तो जब ये ऐड फंक्शन को लेगा, यानी कि ये ऐड फंक्शन को पॉइंट करेगा, तो ऐड फंक्शन क्या काम कर रहा है, आई प्लस जे को प्रिंट करा रहा है, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 3। तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन को लेगा तो हमारे पास क्या प्रिंट क्या है इसके 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन यानी कि 1। तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा 1 + 2 and 3 minus। So this is the use of pointers to functions। next pointers to objects, कि पॉइंटर का ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए भी पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर कैन पॉइंट टू एनी एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय क्लास। क्लास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने आइटम क्लास बनाई, एक्स उसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम उसके ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, कोई पॉइंटर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन किया है, इट it it and ptr, दिस इज द पॉइंटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्स ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप इसको यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास आइटम डिफाइन की जिसके डाटा मेंबर ये है, फिर गेट डाटा आपने उसका मेंबर फंक्शन डिफाइन किया जो कोड की वैल्यू ए लेगा और प्राइस की वैल्यू क्या लेगा बी। फिर शो फंक्शन आपने डिफाइन किया जो कोड और प्राइस को प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब देखो आइटम पीटीआर, आइटम क्लास का आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया एक्स और उसी का ही पॉइंटर डिफाइन किया आपने पीटीआर। तो पीटीआर किस ऑब्जेक्ट को लेगा, एक्स को। एस्ट्रिक पीटीआर इज दी वैल्यू, जो भी एक्स ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी उसके एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से रेफर करेगा एक्स डॉट गेट डाटा, यानी कि एक्स ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हमारे पास ये मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहता है तो इसी तरह से कॉल करेगा, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। या फिर आप पॉइंटर का यूज करके करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा पॉइंटर था, पीटीआर। तो पीटीआर एरो गेट डाटा 175.50, यानी कि आप जो भी मेंबर होते हैं किसी भी क्लास के, आप उसको दो तरह से यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना चाहते हो तो डॉट ऑपरेटर लगाते हो आप, या फिर पॉइंटर की तरह जो पॉइंटर उसको यूज करना, जो पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा था तो उसके लिए पीटीआर एंड देन एरो। और या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो एस पीटीआर डॉट, जो भी आप मेंबर यूज कर रहे हो या फिर मेंबर फंक्शन यूज कर रहे हो मेंबर डॉट, इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। हम ऑब्जेक्ट दूसरा दे रखा है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट दी ऑब्जेक्ट यूजिंग पॉइंटर एंड न्यू ऑपरेटर। हम पॉइंटर और न्यू ऑपरेटर का यूज करके भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द न्यू मेथड। तो अगर आप आइटम क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहते हो न्यू ऑपरेटर का यूज करके, तो आप ये ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स enough memory for the data member in the object structure and assign the address of the memory space to ptr। इनकी enough memory allocate कर देता है जो भी डाटा मेंबर होते हैं ऑब्जेक्ट में, और उसका असाइनिंग दी एड्रेस ऑफ, और जो भी मेमोरी स्पेस का एड्रेस होगा वो इसको असाइन कर देगा पीटीआर। ptr show फंक्शन को रेफर कर रहा है। If a class has a constructor with arguments and doesn't include any empty constructor, then we must apply the argument when the object is created। We can also create an array of object using pointer। जैसे ये है आपके पास, दिस इज द array of 10 एलिमेंट, ये क्या होगा आपके पास array of object। तो ptr एस्ट्रिक ptr की वैल्यू क्या होगी, जो आइटम 0 की वैल्यू होगी। फिर ptr प्लस प्लस करोगे तो एस्ट्रिक ptr प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी, आइटम 1 की वैल्यू होगी। तो दिस इज द array of objects जिसके लिए हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, array of 10 objects। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम पॉइंटर का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, कि
पॉइंटर कैसे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है, तो वही प्रोग्राम है। आपने कोड और प्राइस पहले इसके डाटा मेंबर डिफाइन की, फिर गेट डाटा मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, शो फंक्शन आपने डिफाइन किया, फिर आइटम क्लास का आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। ये दिस इज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, साइज क्या है 2, तो कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर 2, तो उसके लिए आपने क्या पॉइंटर यूज किया p। तो p किसको पॉइंट करेगा, जो इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको कौन पॉइंट करेगा, p प्लस प्लस। ठीक है, उसी तरह से आपने p के लिए क्या यूज किया, d, यानी कि पॉइंटर के लिए भी आप एक दूसरा पॉइंटर कर रहे हो यूज। तो वो तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पॉइंटर भी किसी दूसरे पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि वो p हमने वो जो पॉइंटर यूज किया था ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम उसको यूज करके हम गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो क्या यूज होता है, p देन एरो गेट डाटा p प्लस प्लस। यानी कि जो आप i की वैल्यू लोगे 0 और लेस देन 2, यानी कि i की वैल्यू 0 और 1, तो i की वैल्यू 0 लोगे तो क्या आएगा, इनपुट कोड एंड प्राइस फॉर आइटम 1। जो भी आप कोड और प्राइस डालोगे वो x और y में स्टोर हो जाएगी। फिर एक्स और वाई की वैल्यू गेट डाटा फंक्शन में जाएगी, वहाँ से p इस फंक्शन को कॉल करेगा। फिर यहाँ से गेट डाटा फंक्शन को कॉल करने के बाद गेट डाटा फंक्शन क्या होता है, वो उस फंक्शन को कोड, जो भी आप कोड एंटर कराओगे, जो कोड की वैल्यू क्या होगी, जो आपने फर्स्ट इनपुट दिया है, और प्राइस की वैल्यू जो आपने फर्स्ट सेकेंड इनपुट दिया है, जो भी आपने एक्स और वाई की वैल्यू दी है। फिर p प्लस प्लस, यानी कि यहाँ से आप सेकेंड उसमें चले जाओगे, p प्लस प्लस का वो एरे का सेकेंड एलिमेंट को पॉइंटर जो है एरे के सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। उसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हो कैसे पॉइंटर का यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स। अब हमने क्या किया, एक ही पॉइंटर उसी दो ऑब्जेक्ट को, एक ही दो ऑब्जेक्ट दो एरे के, आपने क्या देखा कि इस प्रोग्राम में आपने एरे डिफाइन किया जिसमें 2 एलिमेंट है, बट उनको एक्सेस करने के लिए एक ही पॉइंटर का यूज किया, यानी कि p0 फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, p1 सॉरी p फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और p प्लस प्लस सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा इस एरे के। लेकिन हम एरे ऑफ पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। वो कब यूज होता है, देखो, वी क्रिएट स्पेस डायनेमिकली फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल साइज। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल साइज के थे, बट दिस में नॉट बी केस ऑलवेज, यानी कि हो सकता है कि एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो जो उनका साइज अलग अलग हो। वो कब होगा, फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास दैट कंटेन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, यानी कि जो कैरेक्टर स्ट्रिंग को, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का साइज डिफरेंट हो सकता है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। जैसे इन्होंने दिया हुआ है क्लास, आपने क्या डिफाइन की, सिटी, उसमें आपने प्रोटेक्टेड मेंबर, दो डाटा मेंबर डिफाइन किए, नेम एंड लेन, len। नेम ऑब्वियसली आपके पास क्या है, ये पॉइंटर है। नेम एस्ट्रिक नेम क्या है, पॉइंटर, यानी कि जिसको ये रेफर करेगा उसका भी डाटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। सिटी, आपने सिटी फंक्शन, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेन को क्या इनिशियलाइज कर रहा है, 0, और नेम को क्या दे रहा है, नेम क्या है आपके पास, न्यू, जब आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो, कैरेक्टर, लेन की वैल्यू क्या है 0, तो न्यू कैरेक्टर 1, so name is the pointer which is pointing to this। फिर आपने गेट नेम फंक्शन डिफाइन किया, कैरेक्टर एस्ट्रिक और एस क्या है आपके पास, न्यू कैरेक्टर 30, यानी कि पॉइंटर है, तो ये 30 कैरेक्टर्स, यानी कि एक 30 साइज की स्ट्रिंग को ही रेफर करेगा। फिर एंटर कराओगे सिटी नेम, वो एस में स्टोर हो जाएगा। एल क्या होगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो एल की वैल्यू हो जाएगी, लेन की वैल्यू हो जाएगी, और नेम क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी इसकी लेंथ होगी उस उसी पॉइंटर, वो ही आपके पास नेम में पॉइंटर में होगी वैल्यू, और स्ट्रिंग कॉपी नेम है। तो आपके पास ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो
अब एस को नेम में वो कॉपी कर देगा, ठीक है। फिर प्रिंट नेम आपने फंक्शन डिफाइन किया, सिटी क्लास के आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किए, और ऑब्जेक्ट क्या है, array of 10 pointers. So these are the 10 objects, or which is nothing but elements of 10 elements of an array. तो अब देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास, CPTR0, CPTR1, CPTR, अलग अलग 10 ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके पास। अब देखो यहाँ पे डू लूप लगेगा, CPTR इनिशियल इंटीजर n इक्वल टू 1, तो इनिशियली n की वैल्यू क्या है 1, तो CPTR1 की वैल्यू क्या होगी, न्यू सिटी, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट। CPTR1 इस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, सिटी क्लास का। तो CPTR1 से आप गेट नेम फंक्शन को कॉल करोगे, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। गेट नेम फंक्शन को कॉल करोगे, तो गेट नेम फंक्शन को कॉल करेगा, तो वहां से क्या होगा आपके पास, एस एंटर कराओगे कोई भी सिटी नेम, तो जो भी एस सिटी नेम आप एंटर कराओगे, तो गेट नेम फंक्शन मान लो आपने एंटर करा दिया फरीदाबाद, तो वो एस में स्टोर हो जाएगा। फिर लेंथ क्या होगी, स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी, FARI 4 फरीदा 9, तो 9 हो जाएगी, तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि नेम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 10। फिर उस एस को नेम में कॉपी कर देगा, और वो यहाँ पे आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट CPTR1 जब गेट नेम फंक्शन को कॉल करेगा, फिर CP तो n की वैल्यू फिर बाद फिर आप एंटर कराओगे वन मोर, डू यू वांट टू एंटर वन मोर नेम, वन, और यस अगर आप एक और नाम एंटर कराना चाहते हो तो आप वन पुट कर दोगे, अदरवाइज 0। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप वन पुट करोगे तो लूप दोबारा चलेगी, अदरवाइज आप लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे इसमें दिया हुआ एंटर सिटी में, मान लो आपने हैदराबाद किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो दूसरी बार पूछेगा वन फॉर एंटर, डू यू वांट टू एंटर वन मोर नेम, एंटर वन फॉर यस और 0 फॉर नो, आपने वन एंटर कराया तो वो दोबारा सिटी का नाम पूछेगा। तो इस तरह से लूप चलती जाएगी, जब आप 0 एंटर कराओगे तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, मान लो आपने 3 बार कराया था तो 3 बार चलेगा ये। CPTRI प्रिंट नेम, तो 0 1 2 के लिए वो प्रिंट नेम फंक्शन पे जाएगा। प्रिंट नेम फंक्शन में क्या थी, नेम की वैल्यू आपके पास प्रिंट हो रही थी, तो नेम की वैल्यू क्या थी, जो भी आपने सेंटर सिटी का नाम एंटर कराया था वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। जो आपने सिटी के नेम एंटर कराए थे वो दोबारा आपके पास प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ द एरे ऑफ पॉइंटर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ दिस पॉइंटर, सो दिस इज अ कीवर्ड एंड दिस पॉइंटर इज अ पॉइंटर, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। C++ uses a unique keyword called this to represent an object that invokes a member function, यानी कि दिस पॉइंटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से ऑब्जेक्ट को, जो मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है। दिस इज a pointer that points to the object for which this function was called. For example, the function call a.max will set the pointer, अब देखो a फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्स फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो a पॉइंटर किसका, दिस पॉइंटर जो होगा वो किस किसका एड्रेस लेगा, ए ऑब्जेक्ट का, लिखा हुआ ना, विल सेट द पॉइंटर दिस टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस पॉइंटर उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है जो मेंबर फंक्शन को कॉल करता है। द स्टार्टिंग एड्रेस इज द सेम एज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल इन द क्लास स्ट्रक्चर। द यूनिक पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली पास टू ए मेंबर फंक्शन, यानी कि फंक्शन के लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। ये पॉइंटर हमेशा ही, दिस पॉइंटर हमेशा ही उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह इनके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास हो जाता है, ऑटोमेटिकली पास टू ए मेंबर फंक्शन जब आप इसको कॉल करते हो। दिस लिखा हुआ ना, दिस एक्ट्स एज एन इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट टू ऑल मेंबर फंक्शन। जैसे आपने ये लिया, क्लास आपने डिफाइन की ABC ए लिया, द पॉइंटर वेरिएबल ए कैन बी यूज डायरेक्टली इनसाइड ए मेंबर फंक्शन, आप ए को डायरेक्टली मेंबर फंक्शन में यूज कर सकते हो, या फिर आप उस तरह से भी यूज कर सकते हो, दिस एरो ए इक्वल टू 120। तो इम्प्लिसिट ये आपका है दिस पॉइंटर को यूज करके, और ये आपका पॉइंटर वेरिएबल को आप कैसे फंक्शन में यूज कर रहे हो।
जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपको कंपेयर करना हो इनसाइड ए मेंबर फंक्शन, लिखा ये एक पैराग्राफ देखते हैं हम। जब हम एक बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं यूजिंग ए मेंबर फंक्शन, वी पास ओनली वन आर्गुमेंट टू द फंक्शन, क्योंकि एक तो आपका ऑब्जेक्ट ही पास हो जाता है बाइनरी ऑपरेटर में, तो हम एक ही आर्गुमेंट का यूज करते हैं। द अदर आर्गुमेंट इज इम्प्लिसिटली पास्ड यूजिंग द पॉइंटर दिस, तो दूसरा आर्गुमेंट कैसे पास हो जाएगा, दिस पॉइंटर को यूज करके, क्योंकि दिस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करता है। वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पॉइंटर दिस इज टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट इट पॉइंट्स टू। एप्लीकेशन क्या है दिस पॉइंटर की, कि ये उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिटर्न दिस, तो दिस पॉइंट दिस क्या कर रहा है, ये इससे इन क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगी जिसको ये पॉइंट कर रहा है। और ये कब यूज होता है हमारे पास, इसको रिटर्न कराने का कब यूज होता है, जब हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक मेंबर फंक्शन में कंपेयर करते हैं और रिटर्न आता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास, हमारे पास देखो पर्सन क्लास है, हमारे पास रेफरेंस एम्परसेंड पर्सन, यानी कि आपको जो आउटपुट चाहिए, ग्रेटर इज अ फंक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेगा और वो आउटपुट भी क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट ही देगा, यानी कि वो इनपुट भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और आउटपुट भी क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ही ले रहा है। तो हमने ये डिफाइन किया एक्स डॉट एज इज ग्रेटर देन एज, तो एक्स क्या है यहाँ पे, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है ग्रेटर, देखो एक्स डॉट एज, यानी कि जो इसने आर्ग्यूमेंट लिया है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जो एज की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन है एज से। ये एज कौन सा होगा, जो फंक्शन इस ग्रेटर फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा उसकी एज अगर ग्रेटर है, वो एज यहाँ पे एज होगी। अब एक्स डॉट एज इज ग्रेटर देन एज, तो आपके पास रिटर्न क्या आएगा एक्स, अदरवाइज क्या आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की एज आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपने ये फंक्शन कॉल किया मैक्सिमम इक्वल टू ए डॉट ग्रेटर बी, तो अब इस पे ग्रेटर फंक्शन लगाओगे तो ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा और उसको कंपेयर करेगा ए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसी तरह से आउटपुट देगा। अब आप ये देखिए एग्जांपल, आपने पर्सन डिफाइन की क्लास, जिसमें आपने स्ट्रिंग डिफाइन की बाय द नेम फ्लोट इज पब्लिक पर्सन, पर्सन क्लास में आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जो एस और ए क्या लेगा आपके पास, इनपुट लेगा, दिस इज द पॉइंटर, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन लगाओगे यानी कि एस की वैल्यू नेम में कॉपी हो जाएगी और एज की वैल्यू क्या होगी एज। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट लोगे और रिटर्न भी क्या आएगा आपके पास, पर्सन क्लास का ही ऑब्जेक्ट आएगा। इफ एक्स डॉट एज इज ग्रेटर देन एज, रिटर्न क्या आएगा एक्स, अदरवाइज क्या रिटर्न आएगा आपके पास दिस। ये डिस्प्ले फंक्शन है। अब देखो पर्सन क्लास के आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया P1, P1 P1 क्या लेगा, जॉन एंड 37.50, ठीक है। अब पर्सन P इज इक्वल टू P1 डॉट ग्रेटर P3, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, P1 डॉट ग्रेटर P3, यानी कि P1 ग्रेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जब P1 ग्रेटर फंक्शन को कॉल करेगा, P1 ग्रेटर फंक्शन को कॉल करेगा तो P1 और इनसाइड में क्या था ग्रेटर के P3 P2, यहाँ पे था ना P1 ग्रेटर P3, तो P3 इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ग्रेटर फंक्शन का, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो अब P3 डॉट एज, और वो कैसे काम करेगा, ग्रेटर फंक्शन अब यहाँ पे लगेगा P3 डॉट एज, इफ P3 डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एज, और ये एज किसकी होगी P1 डॉट एज, इफ P3 डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1 डॉट एज, तो आपके पास रिटर्न क्या आएगा P1 डॉट P3 डॉट एज, अदरवाइज क्या रिटर्न होगी P1 डॉट एज। अब देखो P3 डॉट एज क्या है 40.25 और P1 डॉट एज क्या है 37.50, तो P3 डॉट एज इज ग्रेटर देन 37.50, तो रिटर्न क्या आएगा आपके पास दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ये आपके पास रिटर्न आएगा 40.25, ठीक है। तो रिटर्न क्या आएगा x मतलब 40.25, ठीक है। फिर यानी कि वो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी दोनों वैल्यू, नाम भी और एज भी। तो रिटर्न में एक्स मतलब एक्स ऑब्जेक्ट रिटर्न होने का मतलब उसके नाम और एज की वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी, हैवर एंड 40.25। फिर उसके बाद आपने तो ग्रेटर फंक्शन कॉल कर लिया, अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, एल्डर पर्सन इज पी डॉट डिस्प्ले। तो पी की वैल्यू कहाँ चली गई थी, पर्सन पी में, तो पी डॉट डिस्प्ले यानी कि पी डॉट डिस्प्ले, पी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, नेम और एज। पी डॉट नेम क्या था, जो आपके पास आउटपुट आया था, आउटपुट क्या आया था, हैबर और उसकी एज। तो हैबर नेम और एज में आपके पास प्रिंट आ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से आप पी को क्या करो, P1 डॉट ग्रेटर P2, इनके P1 ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ग्रेटर फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो P2 इसका आर्ग्यूमेंट होगा, तो P2 आर्ग्यूमेंट इस पे यूज होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, P2। तो P2 डॉट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू P1 डॉट एज, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एज का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट जिसको, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है उसकी एज। अगर ये ग्रेटर है तो रिटर्न क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज सॉरी रिटर्न क्या आएगा, P2, अदरवाइज क्या रिटर्न आएगा, P1। दिस मतलब जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो ही रिटर्न आएगा आपके पास। तो अब देखो ये तो ग्रेटर नहीं है, P2 डॉट एज इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू P1 डॉट एज, तो आपके पास रिटर्न क्या आएगा, P1 ऑब्जेक्ट, यानी कि जॉन एंड 37.5। So this was the use of this pointer। आप देख सकते हो दिस पॉइंटर कैसे यूज हो रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराने के लिए, और इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, इस तरह से वो यूज होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस पॉइंटर। नेक्स्ट, पॉइंटर्स टू डिराइव्ड क्लास, यानी कि हम डिराइव्ड क्लास में पॉइंटर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। देखो पॉइंटर हमारे पास अगर बेस क्लास होती है और डिराइव क्लास होती है, अगर हमने बेस क्लास में कोई पॉइंटर बना दिया और डिराइव क्लास में आपको पता है कि बेस क्लास इनहेरिट है, यानी कि बेस क्लास के आप मेंबर को यूज कर सकते हो, तो क्या आप पॉइंटर को भी यूज कर सकते हो, वो इसमें बताया, अगर कर सकते हो तो कितना कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बताया हुआ इस पैराग्राफ में, वी कैन यूज पॉइंटर्स नॉट ओनली टू द बेस ऑब्जेक्ट बट also to the object of derived classes। Pointers to objects of a base class are type compatible with pointers to objects of a derived class। therefore हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंटर वेरिएबल में बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करेगा बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल if b is a base class and d is a derived class from b, then a pointer declared as a pointer to b can also be a pointer to d। इनके हमने बेस क्लास में कोई पॉइंटर बनाया है तो वो डी क्लास का भी पॉइंटर हो सकता है। जैसे मान लो बी आपके पास क्लास है, ठीक है, आपने उसका पॉइंटर क्रिएट किया CPTR, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है बी, डी क्लास का ऑब्जेक्ट है डी, तो CPTR किसका एड्रेस लेगा, बी क्लास के ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि बी क्लास का ही पॉइंटर है, ठीक है। अब क्या ये डी का भी एड्रेस ले सकता है, वी कैन मेक CPTR टू पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट डी एज फोर, ठीक है। दिस इज परफेक्टली वैलिड विद C++, ये वैलिड है, क्यों, क्योंकि डी इज एन ऑब्जेक्ट डिराइव फ्रॉम द क्लास बी, क्योंकि जो डी ऑब्जेक्ट है ये वैलिड तब होगा if d is an object derived from the class b। d ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, d क्लास से। however there is a problem in using CPTR to access, यूज तो कर सकते हो लेकिन वो डिराइव्ड क्लास के मेंबर को यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ उन्हीं मेंबर को यूज कर सकते हैं जो इनहेरिट हुए हैं डी से, जो बी में है बट डी में नहीं, डी में है बी में नहीं है, उनके साथ ये यूज नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि CPTR अगर बी क्लास का पॉइंटर है तो बी क्लास के ही मेंबर को एक्सेस करेगा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमने क्लास डिफाइन की बी सी, ठीक है, उसमें हमने डाटा मेंबर डिफाइन किए बी एंड शो फंक्शन डिफाइन किया जो बी आउटपुट आपको देगा, बी की वैल्यू देगा। फिर डीसी आपने डिफाइन किया, डीसी में आपने बीसी क्लास को इनहेरिट किया पब्लिकली, यानी कि इसके सारे मेंबर फंक्शन आप मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर एक्सेस कर सकते हो। तो डी आपने डिफाइन किया, इसमें भी आपने शो फंक्शन डिफाइन कर दिया जो बी और डी की वैल्यू प्रिंट कराएगा। अब देखो बीसी क्लास का आपने ऑब्जेक्ट प्रिंट पॉइंटर डिफाइन किया BPTR, ठीक है, और बेस क्या है इसका ऑब्जेक्ट, BPTR इज ए पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दी ऑब्जेक्ट बेस, तो बेस ऑब्जेक्ट का एड्रेस लेगा। अब BPTR से आपने
बीपीटीआर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो बीपीटीआर के थ्रू भी पॉइंटर का भी यूज करके आप मेंबर को डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो बीपीटीआर एरो बी इज इक्वल टू 100, यानी कि बेस जो ऑब्जेक्ट है उसमें बी की वैल्यू क्या स्टोर होगी 100। उसके बाद आपके पास सी आउट बीपीटीआर पॉइंट्स ये प्रिंट होगा, बीपीटीआर शो फंक्शन पे जाओगे। अब देखो यहाँ पे दोनों ही दो शो फंक्शन है, क्लास डी में भी, डीसी में भी और क्लास बी से। तो बीपीटीआर जो पॉइंटर है वो कौन से शो फंक्शन को पॉइंट करेगा, बीसी क्लास के या डीसी क्लास के। बीपीटीआर किसका पॉइंटर है, क्लास बी का, तो ये क्लास बी के ही शो फंक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, बीपीटीआर विल पॉइंट टू दी शो फंक्शन ऑफ क्लास बीसी। तो यानी कि ये क्या करेगा, सिर्फ बी की ही वैल्यू प्रिंट कराएगा, दैट इज 100। आप देख सकते हो नीचे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी आपके पास 100। बीपीटीआर पॉइंट्स बेस ऑब्जेक्ट एंड बी की वैल्यू क्या है 100। ठीक है, पॉइंट्स 2 आएगा वहां पे। फिर अब आपके पास डीसी, डीसी क्लास में आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया डिराइव्ड। अब बी पॉइंटर है वो डिराइव क्लास के डिराइव बी पॉइंटर, बीपीटीआर जो एक पॉइंटर है वो डीसी क्लास का भी पॉइंटर है, तो वो डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बीपीटीआर बी की वैल्यू क्या लेगा 200। ठीक है, अब वो 200 ले लेगा। अब आपके पास सी आउट ये प्रिंट होके आएगा, बीपीटीआर नाउ प्रिंट्स टू द डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। अब बीपीटीआर पे फिर शो फंक्शन लगाओगे आप, यानी कि आप डिराइव्ड फंक्शन पे शो लगा रहे हो। ठीक है, तो अब बीपीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को कर रहा है। पर जब आप इस पे शो फंक्शन लगाओगे तो दोबारा बीसी के ही शो फंक्शन को एक्सेस करेगा। ठीक है, देखो दोबारा बी की वैल्यू ही पॉइंट होगी 2, यानी कि वो डी क्लास के फंक्शन को, डी क्लास के शो फंक्शन को पॉइंट नहीं करेगा। क्योंकि डी की क्लास के शो फंक्शन तो बी और डी दोनों की वैल्यू प्रिंट कराता है, पर इससे बी की ही वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे डी बीपीटीआर डी वैल्यू 300 डिफाइन करते हो, क्योंकि उसके लिए वैसे भी आपको डी डिफाइन करना पड़ेगा, पर वो डी को पॉइंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही किसका है, बीसी क्लास का। तो आप बीपीटीआर डी डिफाइन करोगे 300, वो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके डी की वैल्यू को एक्सेस करना है पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो आपको इसी का ही पॉइंटर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने डीसी क्लास का पॉइंटर डिफाइन किया डीपीटीआर, डीपीटीआर क्या है, डिराइव के डी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा है, तो डीपीटीआर अब किसका पॉइंटर है, डीसी क्लास का, तो डी की वैल्यू 300 लोगे तो वो यहाँ पे वैलिड होगी, क्योंकि नाउ डीपीटीआर इज द पॉइंटर ऑफ डीसी क्लास, सो इट कैन एक्सेस द डाटा मेंबर ऑफ क्लास डीसी। हम उसके बाद ये प्रिंटर आएगा। अब डीपीटीआर शो फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो ये शो फंक्शन किसका होगा, क्लास डीसी। अब यानी कि अब दोनों वैल्यू प्रिंट करेगा, बी और डी की, बी की भी वैल्यू प्रिंट कराएगा, डी की भी वैल्यू प्रिंट कराएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास आएगा सी आउट यूजिंग डीसी एस्ट्रिक बीपीटीआर। तो अगर आप ये वैल्यू यूज करते हो, इस तरह से पॉइंटर यूज करते हो, यानी कि आप डीसी क्लास में इस पॉइंटर को यूज कर रहे हो, तो डी की वैल्यू 400 ले लेगा। अब आप शो फंक्शन पे जाओगे तो डीसी क्लास के पॉइंटर की तरह काम करेगा और बी और डी की वैल्यू प्रिंट करेगा। बी की वैल्यू 200 और डी की वैल्यू 400 प्रिंट करेगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे शो फंक्शन जो होगा वो डीसी क्लास का होगा, इस तरह से ये भी डीसी क्लास की शो फंक्शन पॉइंट करेगा। नेक्स्ट इज virtual functions. What is a virtual function and where we use that and why we use that? अब देखो हमने देखा था कि अगर मान लो इसमें देखो, पहले पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। Polymorphism refers to the property by which objects belonging to different classes are able to respond to the same message but in different form. इनकी थोड़ी different form होती है, but of the different objects होते हैं वो एक ही मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं।
सो पॉलीमॉर्फिज्म का यूज क्या होता है? एबिलिटी टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रिगार्ड टू देयर क्लासेस, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं, क्लास मैटर नहीं कर सकते। द नेसेसिटी द यूज ऑफ ए सिंगल पॉइंटर वेरिएबल टू रेफर टू दी, यानी कि हम एक ही पॉइंटर का यूज कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए डिफरेंट क्लास के। However, we use the pointer to base class to refer to all the derived objects, but we just discovered that a base pointer, even when it is made to contain the address of a derived class, always execute the function in base class. जैसे कि हमने देखा कि अगर आप बेस क्लास में कोई पॉइंटर बना रहे हो, ठीक है, और वो पॉइंटर अगर दोनों में फंक्शन सेम डिफाइन है, बेस क्लास में भी और डिराइव्ड क्लास में भी, तो अगर बेस क्लास का पॉइंटर है तो वो डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को पॉइंट नहीं करेगा, वो किसके फंक्शन को पॉइंट करेगा? बेस क्लास के ही मेंबर फंक्शन को पॉइंट करेगा। The compiler simply ignores the content of the pointer and chooses the member function that matches the type of the pointer. How do you then achieve polymorphism? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। मान लो एक ही जगह पे दो दो चीजें यूज हो रही हो, एक ही फंक्शन बार बार यूज हो रहा हो, तो हम एक को वर्चुअल बना देते हैं ताकि वो दूसरे को एक्सेस कर सके। When we use the same function name in both the base and derived class, the function in base class is declared as virtual using the keyword virtual preceding its normal declaration. When a function is made virtual, C++ determines which function to use at runtime based on the type of object pointed to by the base pointer. अब देखो इसको प्रोग्राम से बताती हूँ आपको, पैराग्राफ पढ़ सकते हो आप, इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो बेस क्लास आपने डिफाइन की जिसमें आपने दो फंक्शन डिफाइन किए, डिस्प्ले और शो। अब आपने क्या किया? डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? डिस्प्ले ये स्ट्रिंग आपको देगा डिस्प्ले बेस, और शो फंक्शन क्या करेगा? शो बेस आपको स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। बट आपने शो फंक्शन को क्या बना दिया यहाँ पे? वर्चुअल। डिराइव्ड क्लास में आपने क्या किया? ये क्लास का नाम ही इन्होंने डिराइव रख दिया, तो आपने बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया। इसमें भी आपने डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन कर दिया और शो फंक्शन। अब ये डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करेगा? ये प्रिंट कराएगा डिस्प्ले डिराइव, और ये प्रिंट कराएगा शो फंक्शन इसका शो डिराइव। ठीक है, ये तो आपने इसको डिफाइन, इसके डाटा मेंबर को आपने डिफाइन किया, मेंबर फंक्शंस के सारे मेंबर्स डिफाइन किए, इसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस है। अब मेन फंक्शन पे गए आप, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, बेस क्लास का आपने पॉइंटर डिफाइन किया। ठीक है, अब आप डिफाइन कर दिया। अब आपके पास आप इस स्टेटमेंट पे जाओगे तो बीपीटीआर पॉइंट्स टू बेस, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और बीपीटीआर क्या कर रहा है? बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का पॉइंटर है, बी क्लास का ही बी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब बीपीटीआर पॉइंट कर रहा है बी क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, सॉरी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो या पॉइंटर से। तो अब आपने पॉइंटर से बीपीटीआर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो बीपीटीआर किसका पॉइंटर था? बेस क्लास का, तो ये बेस क्लास के ही फंक्शन पे ही जाएगा। तो यानी कि क्या करा देगा? आपको प्रिंट दे देगा डिस्प्ले बेस। अब आप शो फंक्शन पे गए, जब आप शो फंक्शन को कॉल करोगे तो ये इस शो फंक्शन को नहीं कॉल करे, ये बीपीटीआर देखो, अब बीपीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? बी क्लास के ऑब्जेक्ट को, सॉरी बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ये शो फंक्शन भी इसी का ही लेगा, यानी कि आपको पास क्या प्रिंट करा देगा? शो बेस। देखो पहले मैं दिखा देती हूँ, पहले ये स्टेटमेंट है कि डिस्प्ले बेस शो बेस, ये प्रिंट हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाओगे, बीपीटीआर पॉइंट्स टू डिराइव। अब बीपीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? डी क्लास के ऑब्जेक्ट, दैट इज सॉरी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, दैट इज डी। अब बीपीटीआर पे आपने फिर डिस्प्ले फंक्शन लगाया, बट जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि बीपीटीआर किसका पॉइंटर था? बी क्लास का, बेस क्लास का, तो उसी के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा ऑब्वियसली, तो डिस्प्ले फंक्शन इसी का ही कॉल होगा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा? डिस्प्ले बेस। यहाँ का डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं होगा, यानी कि डिस्प्ले डिराइव प्रिंट नहीं होगा, देखो डिस्प्ले बेस हो। अब बीपीटीआर शो फंक्शन पे जाएगा, अब बीपीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ये शो फंक्शन किसका होगा? जिसको ये पॉइंट करे, जिसको ये कॉल करेगा, ये भी डिराइव क्लास का होगा, क्योंकि हमने इसको वर्चुअल बना दिया। अगर ये आप इसको वर्चुअल नहीं बनाते तो ये इसी शो फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो जब आप वर्चुअल बना देते हो तो जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसी क्लास के ही मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। तो यानी कि यहाँ
यहाँ से आपके पास शो फंक्शन यहाँ है, तो आपके पास क्या प्रिंट होके आएगा, शो डायरेक्ट। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद एक एग्जांपल दिया उन्होंने, आप रीड कर सकते हो, और इस एग्जांपल को रीड करने के बाद इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट 9th चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट you can discuss it with me. Thank you.